कैसे दुनिया का तीसरा सबसे अमीर इंसान कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम कर रहा है। यह है हिंडनबर्ग रिसर्च कॉर्पोरेशन की लेटेस्ट रिपोर्ट का बोल्ड लेटर में लिखा हुआ टाइटल। इस रिपोर्ट ने बेसिकली अडानी ग्रुप पर ऑडिट फ्रॉड से लेकर स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे 88 इरेगुलरिटीज का इल्जाम लगाया है और उनसे इन सवालों के जवाब मांगे हैं। तो क्या सच में फ्रेंड्स एक बार फिर से इंडिया का कोई बिजनेस टाइकून देश के साथ फ्रॉड कर रहा है? हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स चैनल हर रोज आपके लिए लाता है हाई क्वालिटी वीडियोस, वो भी मृणाल पटेल सर, सुदर्शन गुर्जर सर जैसे टॉप एजुकेटर्स के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलें। सो लेट्स स्टार्ट। उन 88 क्लेम्स में से ना हिंडनबर्ग का एक मेजर एलिगेशन ये है कि अडानी ग्रुप की बड़ी बड़ी कंपनीज इनका ऑडिट असल में एक छोटी ऑडिटिंग फर्म करती है, इतनी छोटी जिसकी कोई वेबसाइट तक नहीं है। और ये चीज अपने आप में एक शक पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि इतने बड़े ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की ऑडिट्स को एक छोटी सी सिर्फ 11 एम्प्लॉइज वाली ऑडिटिंग फर्म शाह धनहारिया एंड कंपनी कैसे इतने प्रोफेशनली मैनेज करती होगी। और इसीलिए हिंडनबर्ग के हिसाब से या तो अडानी के ऑडिट में फ्रॉड है या फिर किसी फ्रॉड को छुपाने की कोशिश की जा रही है। पर इन सारे इल्जामों के जवाब में अडानी ग्रुप ने भी 400 पेज का एक रिप्लाई दे दिया है। उनका कहना यह है कि इन आरोपों की मदद से हिंडनबर्ग असल में इंडियन मार्केट के ऊपर एक कैलकुलेटेड अटैक करना चाहता है, जो एक्चुअली उस कंपनी की पुरानी फितरत रही है। अब अडानी के स्टेटमेंट के आने के तुरंत बाद ही हिंडनबर्ग का अडानी ग्रुप को एक काउंटर आया, देशभक्ति की आड़ में मत छुपो, बेसिकली ये कहकर। अब अगर देखा जाए ना तो खुद अडानी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने एक इंटरव्यू में हिंडनबर्ग को एक्सपोज करते हुए ये कहा था कि वो कंपनी खुद केवल 5 से 10 लोगों से बनी हुई है और तो और उनके पास अपनी ऑफिस स्पेस तक नहीं है और इसीलिए सिर्फ वर्चुअली ऑपरेट करती है। सो इसी बात से आप लोग बेसिकली समझ सकते हो कि इनके एलिगेशंस में कितनी सच्चाई होगी। सो वेल, दोनों ही कंपनीज ने एक दूसरे पर काफी बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए हैं और ऐसे में सवाल यह आता है कि क्या हिंडनबर्ग रिपोर्ट एक्चुअली में क्रेडिबल है या नहीं। और अगर ये रिपोर्ट क्रेडिबल है तो अडानी ग्रुप पर लगे सारे आरोप भी वैलिड है, राइट? और अगर इतने बड़े कंपनी के ऊपर जब ऐसे स्कैम्स के एलिगेशंस लगते हैं तो इसका पूरा इंडियन मार्केट में क्या असर पड़ता है और क्या पड़ेगा? वेल फ्रेंड्स, लेट्स डिस्कस दिस। सो आइए स्टार्ट करते एकदम शुरुआत से ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। सो हिंडनबर्ग कंपनी को ना स्टार्ट किया था नेथन एंडरसन ने, जो खुद 2014 तक एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड फाइनेंशियल बाउंटी हंटर था। मतलब बेसिकली वो एजेंसीज को फॉल्टी बिजनेसेस को पकड़वा कर या पकड़ने में मदद करके उन एजेंसी से इनाम लेता था। अब एंडरसन की ये कंपनी भी आज कुछ सेम ही काम करती है। एकदम आसान भाषा में समझे तो सिंपली हिंडनबर्ग असल में एक फॉरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है जो दुनिया भर के बड़े बड़े कंपनीज के घोटालों को दुनिया के सामने लाकर उससे प्रॉफिट कमाती है। कैसे? तो हिंडनबर्ग का ना पूरा मोडस ऑपरेंडी काफी इंटरेस्टिंग और यूनिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनके फर्स्ट स्टेप से, जो है टारगेट आइडेंटिफिकेशन। तो बेसिकली एज द नेम सजेस्ट, ये लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपनी टारगेट कंपनी को आइडेंटिफाई करने से। और ये आइडेंटिफिकेशन बेसिकली किसी भी रिपोर्ट, रैंकिंग, रिसर्च पेपर या इवन न्यूज़पेपर आर्टिकल से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, हिंडनबर्ग ने जब निकोला कंपनी को अपना टारगेट आइडेंटिफाई किया था तब उन्हें उसके बारे में एक ब्लूम्सबर्ग रिपोर्ट से पता लगा था। एनीवे, अब बढ़ते हैं इनके दूसरे स्टेप की ओर, जो है रिसर्च। अपना टारगेट आइडेंटिफाई करने के बाद ये लोग उस कंपनी के बारे में जितना डीप हो सके रिसर्च करते हैं। सो एक बार फिर निकोला का एग्जांपल लेते हैं। जब हिंडनबर्ग ने उनके ऑपरेशंस को डीपली स्टडी करना स्टार्ट किया, उन्हें एक वीडियो मिला जिसमें निकोला ने अपने इलेक्ट्रिक ट्रक को सुपर फास्ट स्पीड में चलते हुए शो किया था। पर हिंडनबर्ग ने यह क्लेम किया कि असल में उस ट्रक की उतनी हाई स्पीड थी ही नहीं। कंपनी ने ट्रक को एक हिल रोड से फ्रीली नीचे छोड़कर उसे हाई स्पीड होने का झूठा दावा दिया था। इनफैक्ट आगे चलकर खुद निकोला ने भी ये एक्सेप्ट किया और तो और इसके लिए निकोला को $125 मिलियन का फाइन तक भरना पड़ा। अब इस केस में हिंडनबर्ग का रिसर्च काफी एक्यूरेट निकला। अब रिसर्च के बाद आता है इनका फाइनल स्टेप, जो एक्चुअली पूरे प्लान का सबसे वेल कैलकुलेटेड स्टेप होता है, और वो है शॉर्ट सेलिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को ना समझने के लिए इमेजिन करो कि शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर प्राइसेस 50 रुपीस पर चल रहे हैं और हमारे शॉर्ट सेलर मिस्टर ए किसी शेयर ब्रोकर से जाकर उसी कंपनी के 100 शेयर्स को उधार ले लेते हैं। अब यहाँ पर उधार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि वो शेयर वो खरीद नहीं रहे। फिर उधार लेने के बाद मिस्टर ए तुरंत इन शेयर्स को मिस्टर बी को करंट प्राइस पर बेच देते हैं और ऐसा करके मिस्टर ए इंस्टेंटली 5000 रुपीस कमा लेते हैं प्रॉफिट में। और फिर उसके बाद जैसे उस शेयर का प्राइस गिर जाता है, समझो 50 से 25 का हो गया, तो फिर मिस्टर ए वापस से 25 रुपए के रेट से 100 शेयर्स खरीद लेते हैं, वो भी इस बार सिर्फ 2500 रुपए में। मतलब अभी भी वो 2500 रुपए के प्रॉफिट में। और फिर उसके बाद वो उधार लिए शेयर्स ब्रोकर को वापस कर देता है और बचा कुचा पैसा घर ले जाता है। अब यही कैलकुलेशन जब करोड़ों में होगा
तो ब्रोकर को इंटरेस्ट पे करने के बाद भी मिस्टर ए के पास कितना नेट प्रॉफिट होगा। और एग्जैक्टली यही करता है हिंडनबर्ग, बस सिर्फ एक मेजर ट्विस्ट के साथ, क्योंकि हिंडनबर्ग को एग्जैक्टली पता होता है कब कौन सी कंपनी के शेयर्स गिरने वाले हैं। वो कैसे? खुद उनके शेयर्स गिरवा कर। देखो, ब्रोकर्स से शेयर्स बेचने के बाद हिंडनबर्ग उस कंपनी की स्कैम वाली रिपोर्ट रिलीज करता है, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन गिर जाती है, और वो एग्जैक्टली उसी टाइम फ्रेम के अंदर शॉर्ट सेलिंग करता है। अब ये शॉर्ट सेलिंग टेक्निक किसी भी इकोनॉमी के लिए इतनी खतरनाक साबित हो सकती है कि फ्रांस, स्पेन, इटली और बेल्जियम जैसे कंट्रीज में तो ये बैंड है, और इंडिया में भी कुछ रूल है शॉर्ट सेलिंग की बाइंग और सेलिंग सिर्फ एक दिन के अंदर ही होनी चाहिए। ये सब रूल्स सिर्फ इसीलिए बनाए गए हैं क्योंकि ये टेक्निक इकोनॉमी के लिए इतनी डिस्ट्रक्टिव होती है। अब जब आपको हिंडनबर्ग का पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ गया, तो अब समझते हैं कैसे उन्होंने अडानी ग्रुप को अपना टारगेट बनाया। तो सबसे पहले तो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप को 2016 में आइडेंटिफाई कर लिया था, वो भी इंडियन स्टॉक मार्केट और इस मार्केट को रेगुलेट करने वाले सेबी की रिपोर्ट्स के थ्रू। हिंडनबर्ग ने अपने एलिगेशन रिपोर्ट में सबसे पहले तो फेमस जर्नलिस्ट सुचेता दलाल का एक ट्वीट कोट किया। इस ट्वीट में उन्होंने सेबी से यह सवाल किया था कि उनकी नजर एक पर्टिकुलर कंपनी के अचानक बढ़ते हुए स्टॉक प्राइसेस पर क्यों नहीं जा रही है, और फिर इसके बाद हिंडनबर्ग ने बड़े ही टैक्टफुली सेबी की बहुत पहले की एक रिपोर्ट को रेफर किया, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि अडानी ग्रुप के स्टॉक्स को बढ़ाने में सबसे बड़ी मदद हर्षल मेहता के नजदीकी दोस्त केतन पारेख ने की थी। केतन लंदन से बैठे बैठे ये सब कर रहा था। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू, ये वही केतन पारेख है जो साल 2001 स्टॉक मार्केट क्रैश का मास्टरमाइंड था। उसके बाद से उसे इंडियन स्टॉक मार्केट से 14 सालों तक के लिए बैन कर दिया गया था। हिंडनबर्ग का यह दावा था कि केतन आज भी अडानी ग्रुप की इलीगली प्रॉफिट्स कमाने में मदद कर रहा है। इनके आइडेंटिफिकेशन के बाद शुरू हुआ कंपनी की स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और मेन लूपहोल्स समझने का काम। इसके लिए उन्होंने सेबी में आरटीआई फाइल किया। अब ऑब्वियसली हिंडनबर्ग ने यह आरटीआई अपने किसी अननोन इंडियन सोर्स के थ्रू फाइल करवाया था, क्योंकि आरटीआई रूल्स के अनुसार कोई फॉरेनर इंडिया में आकर आरटीआई फाइल नहीं कर सकता। पर ऑफ कोर्स ये सभी आरोप सिर्फ एक आरटीआई के बेसिस पर नहीं है, क्योंकि हिंडनबर्ग का ये कहना है कि उन्होंने ये सारा डेटा 2 साल तक अडानी ग्रुप की सभी वेबसाइट्स और उनके डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके और खुद कंपनी के एक्स सीनियर एग्जीक्यूटिव से कलेक्ट किया था। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का ये क्लेम है कि अडानी के फैमिली मेंबर्स ने पर्सनली अनगिनत शेल कंपनीज खोल रखी है, जिसमें गौतम अडानी के भाई और दामाद का नाम तो क्लियरली मेंशन्ड है। अब शेल कंपनी का मतलब बेसिकली होता है एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ ऑन पेपर एग्जिस्ट करती है और उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता, क्योंकि वो बनाई जाती है फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए। रिपोर्ट्स के हिसाब से अडानी ग्रुप इन शेल कंपनीज के मदद से टैक्स से भी बचता है और एफपीआई के माध्यम से कंपनी में पैसा भी डालता है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। सो इस पेपर ने ना ऐसी कुछ शेल कंपनीज और उनके एसेट्स की लिस्ट निकाली, जैसे कि ये और ये। फिर इन्हीं कंपनीज के इन्वेस्टमेंट्स की एक और एक लिस्ट बनाई। एंड गेस व्हाट दे क्लेम? इनकी तरह बाकी के सभी शेल कंपनीज ने 95% से लेकर 99% इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप में ही कर रखा है, और इनमें से कई कंपनीज की वेबसाइट भी 2016 से 2017 के बीच ही बनी है। इनफैक्ट कई वेबसाइट्स तो एकदम कॉपी पेस्ट लग रही है। अब इसमें से काफी सारे पॉइंट्स के बारे में हमने अडानी एयरपोर्ट और माइन स्कैम के ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस वाला वीडियो बनाया था ना, उसमें कवर किया है, जिसे आप यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो या फिर यूट्यूब पर टाइप कर लीजिए। बट कमिंग बैक, इन सब के अलावा हिंडनबर्ग ने एक और एक सस्पिशियस ट्रेंड पाया, जो था 8 साल में अडानी ग्रुप के 5 सीएफओस का एग्जिट। एक सीएफओ कंपनी की फाइनेंशियल बैकबोन की तरह होता है, और इसीलिए गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज के सीएफओ पिछले 8 से 10 सालों में चेंज नहीं हुए, पर यहां पर 5 बार चेंज हो चुके हैं। बट फ्रेंड्स, इतना ही नहीं था, क्योंकि यहां पर आता है कहानी में एक और एक ट्विस्ट। जैसे ही हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के अगेंस्ट सारे सबूत इकट्ठा किए, फिर उन्होंने शुरू किया अपना मेन प्रॉफिट मेकिंग। हिंडनबर्ग ने खुद अपनी रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कुछ समय पहले अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट कर दी थी, और आगे जो हुआ वो आपके होश उड़ा देगा। सो अडानी ग्रुप ने नवंबर में अनाउंस किया था कि वो 27 से 31 जनवरी के बीच 20,000 करोड़ का एफपीओ यानी नए शेयर्स स्टॉक मार्केट में रिलीज करेंगे। लेकिन उसके एग्जैक्टली 4 दिन पहले हिंडनबर्ग ने अपने स्ट्रैटेजी के मुताबिक अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी। अब ये अडानी पर ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट पर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ। यानी जहां पर एक तरफ इंडियन शेयर मार्केट तेजी से क्रैश करने लगा, वहीं हिंडनबर्ग ने शॉर्ट सेलिंग टेक्निक यूज करके रातों रात
करोड़ों का प्रॉफिट कमाया। एंड ऑनेस्टली द नंबर्स आर वेरी स्कैरी। गौतम अडानी ने तो पिछले एक हफ्ते में $50 बिलियन का नुकसान झेला है, पर साथ ही में LIC और SBI का भी कुछ $10 बिलियन का नुकसान हुआ है, वो भी 2 दिन के अंदर। आप खुद समझ सकते हो कि एक आम टैक्स पेयर की पूरी लाइफ सेविंग्स इन्हीं पब्लिक कंपनीज में होती है, और ऐसे में अगर SBI और LIC जैसे कंपनीज डूबे तो क्या हो सकता है। पर ऑन दी अदर हैंड फ्रेंड्स, रही बात अडानी ग्रुप की क्रेडिबिलिटी की, तो ज्यादातर रेटिंग एजेंसीज ने तो अडानी ग्रुप की रेटिंग को अभी भी पॉजिटिव रेट किया हुआ है। वही हांगकांग की एक एजेंसी CLSA ने भी इंडियन बैंक्स को क्लीन चिट दे दी है और कहा है कि अडानी के ड्रॉप से भारत के बैंकों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। सो इन्हीं एजेंसीज के अनुसार डर का माहौल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस रिपोर्ट से ना ही इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स को खतरा है और ना ही जनता को। लेकिन फिर भी इस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अडानी ने FPO को रोक दिया है। और रही बात कंपनी पर लगे एलिगेशंस की, तो मुझे लगता है कि इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसीज खुद में काफी सक्षम है, और ऐसा अगर कुछ होगा तो डेफिनेटली सामने जरूर आएगा। What do you guys think? Comment down below and let me know friends। और जाने से पहले UPSC Prelims 2023 में अब बस 5 महीने रह गए, और इसीलिए अनअकैडमी लेकर आ रहा है प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम। इस बैच में प्रीलिम्स की कंप्लीट सिलेबस की रैपिड रिवीजन करवाया जाएगा इंडिया टॉप एजुकेटर्स के थ्रू, लाइव क्लासेस के थ्रू। अभी एनरोल करें इसी बैच में जो स्टार्ट हो रहा है 9 फरवरी से। सब्सक्राइब करिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, अप्लाई करें मेरा कोड GetSetFly टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। क्लासेस की टाइमिंग होगी सुबह 8 से लेकर 10 और शाम को 9 से लेकर 11, ताकि वर्किंग प्रोफेशनल्स भी अटेंड कर सके। सी यू फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। जय हिंद।